नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना ट्यूटर चैनल जीनियस फॉर जाना मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम यहां पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और ये चैप्टर अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ भी नहीं सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, इसको आप मजाक में नहीं ले सकते। यदि आप चाहते हैं कि 12th में अच्छा मार्क्स लाएं मैथमेटिक्स में, तो इंटीग्रेशन को आपको मजबूत करना ही होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के साथ कोई दगाबाजी नहीं करना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे जो कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, बेसिक टू जहां तक जा सके वहां तक जाएंगे हम। आपको ऐसा फील होगा कि वाह क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपके आंखों के सामने होने वाला है। आप देखते रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन का हम लोग इंटीग्रेशन का अनेक नाम है। पहले हम लोग नाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम सिर्फ इंटीग्रेशन से ही नहीं, इंटीग्रेशन को हम अनेक नामों से जानते हैं। ये भी आपको जानना होगा, ये भी बेसिक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन का जो है कितने नाम है, तो मेरे प्यारे मित्रों, इंटीग्रेशन को जो हम सबसे पहले जानते हैं, एक तो इंटीग्रेशन हो गया, दूसरा एंटी डेरिवेटिव, दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव। जस्ट रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। बस यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव है, यहीं से इंटीग्रेशन का डेफिनेशन निकल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद तीसरा नंबर हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं पेरिमिटिव। अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज पेरिमिटिव, तो पेरिमिटिव कुछ अलग नहीं है, बस इंटीग्रेशन का एक अलग सा नाम है, खत्म। और तीसरा जो कि बहुत चौथा सॉरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जी, इंटीग्रल। ठीक है, ये चार नाम है जिससे इंटीग्रेशन विख्यात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आप लोग नाम तो सीख गए कि चार नाम है इंटीग्रेशन का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये था नाम कि इंटीग्रेशन को हम चार नामों से जानते हैं, जिसमें से तीन नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन रख सकते, दिमाग में रखो। अच्छा, बात करते हैं इंटीग्रेशन, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आप लोगों को कि इंटीग्रेशन जो है दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह के, सुनना ध्यान से। ये तो हुआ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो है हम उसको बोलते हैं क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा जो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो तरह का इंटीग्रेशन होता है जो हम लोग को क्लास 12th में पढ़ने होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट के बारे में, कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेशन है इस चीज का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग फोकस भी किस पे करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इससे भी मार्क्स पूछे जाते हैं क्लास 12th में। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम किसे कहते हैं।
ठीक है, तो ये नाम आप लोग लिख लीजिएगा कि क्या होता है। दो तरह का इंटीग्रेशन है, एक इंडेफिनेट, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ इंटीग्रेशन क्या है, तो डरना एकदम नहीं, ठीक, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक नाम बताया था इंटीग्रेशन का, एंटी डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो ब्रैकेट में लिख लो एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और एंटी का मतलब होता है उल्टा। जो डिफरेंशिएशन का उल्टा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इंटीग्रेशन क्या है, तो बस ये बोल देना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। खत्म इंटीग्रेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से, चमकने वाला चीज होगा अब यहाँ पे। अगर मैं डी को बोलूं डिफरेंशिएशन, अगर मैं डी को क्या बोलूं डिफरेंशिएशन, तो आप बताओगे कि क्या होने वाला है। तो बताओ मैं 1/d को क्या बोलूंगा, आपसे बात कर रहा हूं मैं। 1/d क्या होगा, जब मैं d को डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं तो 1/d को हम क्या बोलेंगे। अभी मैंने आपको कहा ना कि एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है तो ये सब क्या है, एंटी है। तो ये जो मेरा होगा ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब समझ में आया क्या हुआ। इंटीग्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं एंटी डेरिवेटिव है, और ये एंटी डेरिवेटिव किसका है, डेरिवेटिव का। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो हम हंसते हंसते बोलेंगे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर d मेरा डिफरेंशिएशन है तो इसी को अगर उल्टा कर दें हम 1/d, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। सही में आया। अच्छा अब थोड़ा सा चमकेगा, थोड़ा देखना ध्यान से। हम अब इसको इस प्रकार से ना लिख करके अलग प्रकार के नोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। हम इसको इस प्रकार से ना लिख करके हम क्या बोलेंगे कि E1/d को हम इस प्रकार से ना लिख करके हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे समेशन में, s में। और ये s इस प्रकार से कुछ है कि इसको लगता है कि खींच दिया हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सम ही है, ये एक प्रकार का सम ही है, इसीलिए सम का फर्स्ट लेटर लिया गया है s, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, बताएंगे कभी टाइम निकाल करके आपको। तो जब भी 1/d मिले तो समझ लेना कि इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को घुमाते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से, थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग समझेंगे इंडेफिनिट क्या है और डेफिनिट क्या है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने बचपन से करते आ रहे हैं डिफरेंशिएशन कि d/dx, यहाँ पे कोई फंक्शन रहा होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा मान लो f'(x), ठीक है। अच्छा अभी मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो वो मेरा बनता है क्या, f'(x), डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। अब अच्छा मान लो जब मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये इधर में, ये जो है यहाँ ये पोर्शन इधर क्या है, इनटू में है। अगर हम इसको उधर भेज दें, इधर अगर ये इनटू में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) बराबर बनेगा f'(x) बटे d/dx। ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये जो dx है ये कहां चल जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर। तो यहां से कुछ देखने को मिलेगा इस प्रकार से, क्या कि f'(x) इंटू dx बटे d।
बटे डी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 1 बटे डी इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? और अभी मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं डी को डिफरेंशिएट बोल रहा हूं तो 1/d को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखाया। तो यहां से दिख रहा है 1/d। तो इस 1/d को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स और dx। और ये चीज किसके बराबर चल रहा है? इसके बराबर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं एफ डैश एक्स बराबर दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर ये बन गया एफ डैश एक्स, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 100% हमको ये मिलेगा। 100% ये हमको मिलेगा। बोलो चमका। देख लो क्या किया मैंने? इसको मैंने इधर भेजा क्योंकि मैं जानता हूं इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे d बटे dx है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? dx बटे d। 1/d क्या बन गया? इंटीग्रेशन। और जब इस फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा? एफ डैश एक्स, जो इसी के बराबर है। अब समझ में आया? तो यहां से आपको ये चीज सीखना था क्या कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो खुद दे दो। देखो ये है डेफिनेशन। इस प्रकार से कर को फेंकोगे लड़का बेहोश हो जाएगा। वाह क्या डेफिनेशन है यार, है कि नहीं? तो रट्टा रट्टी नहीं करना। रट्टा कौन है? जिसको आता नहीं है ना। तो कोई आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये रहा। अगर आपको लैंग्वेज में देना है तो बोल दो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। खत्म। ठीक है। अच्छा आप इस साइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे थोड़ा सा फोकस करो। कैमरामैन इस पे थोड़ा सा फोकस करो। अब थोड़ा सुनना ध्यान से। अगर इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन होगा इंटू dx, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि सर आपने तो बताया था कि इंटीग्रेशन दो तरह की, एक इंडेफिनिट एक डेफिनिट। अब दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो किसी फंक्शन को हम डेफिनिट तब बोलेंगे जब इंटीग्रेशन को बांध के रखें। ठीक है, कि आपको फिक्स पॉइंट तक ही आपको इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, एक ये है और एक बी है, ठीक। और मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स। मान लेता हूं ये है एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ये मेरे पास जो है एक, मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का। मान लो एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। मान लेते हैं कि इसका जो ये जो पॉइंट है हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पॉइंट को हम बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इंटीग्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं एरिया फाइंड करने में काम आता है। पता चलेगा आपको। अभी सुनना ध्यान से। अब हमसे बोल दिया गया है कि इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है ए से लेके बी तक। फिक्स कर दिया है, ए से लेकर के बी तक आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आपको यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ के नीचे जितना भी पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया बताना है। तो इंटीग्रेशन यहां भी यूज होता है एरिया फाइंड करने में। इसीलिए देखना ध्यान से, जब आप पढ़ोगे एरिया अंडर द कर्व, वहां पे इंटीग्रेशन का यूज आपको करना होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा अगर हम चाहते हैं कि इस पोर्शन का एरिया हम फाइंड करें तो क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। और पार्टीशन कितना, इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, कि लाइन के ऊपर लाइन पड़ेगा इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब इसको जूम करोगे जूम नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे एकदम काला, एकदम काला काला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है ये क्लोज हो गया है ए और बी के बीच में और इस ग्राफ के बीच में। मतलब कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा। तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक जब हो गया है तो हमको ये एरिया फाइंड करना है। एरिया, यहाँ का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ए से बी। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट।
तो अपर को लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और लोअर को लिखेंगे नीचे हम लोग। और ये जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन लिख दो यहाँ पे, फंक्शन मेरा किसका है, x का, तो कर दो dx। तो जब ये लिमिट में, सॉरी जब ये इंटीग्रेशन में, जब ये इंटीग्रेशन में लिमिट दे दे, क्या दे दे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दे, तो समझ लेना कि वो इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर ये लिमिट हटा दे, सबके लिए बात करें जनरल, तो हम बोलेंगे ये मेरा क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन को किसी फिक्स इंटरवल में इंटीग्रेट करना हो। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर इंटरवल है ही नहीं, आजाद है इंटीग्रेशन इस प्रकार से कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे क्या है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा, हम लास्ट में एक छोटा सा कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है c। हम क्यों ऐड करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, और c क्या है हम ये भी बताने वाले हैं। सुनना ध्यान से। मान लो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन लिया f ऑफ x और मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद मान लो ये आ गया स्मॉल f ऑफ x और प्लस c। प्रत्येक बार ध्यान देना, प्रत्येक बार जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट जैसे ही करना होगा, हो जाएगा, आंसर मिलने वाला होगा, हम प्लस c ऐड कर देंगे। हम c इसलिए ऐड करते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पहले समझ लो कि c मेरा क्या है। c है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c मेरा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या है, और भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो सुनना ध्यान से, कांस्टेंट के बारे में हमको समझा रहे हैं, सुनना ध्यान से। मान लो एक थोड़ा सा समय देना थोड़ा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस प्रकार से है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, मान लो कि मेरे पास एक x है जो बिलोंग कर रहा है कहां पे, नेचुरल नंबर से। तो यहां पे आप x के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, x क्या क्या हो सकता है। हम बोले तो वेरिएबल हम उसको बोलते हैं जो प्रत्येक कुछ भी हो सकता है, ये समझ लो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मेरा x क्या है, x है मेरा यहाँ पे वेरिएबल। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 6 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है। x कभी भी -1 नहीं हो सकता है। तो x के लिए यहाँ पे क्या हो गया, एक तो रिस्ट्रिक्शन लग गया कि x कभी भी -1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है मेरा, 1 से। ठीक है, तो x का होने का संभावना क्या है, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। हम जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा सुनो। मान लो कि मैं बोल दूं कि 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब फिक्स कर दिया मैंने कि 2 जो है 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो 2 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया। जब 2 फिक्स हो गया तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट। जब ये x फिक्स नहीं था, x फिक्स नहीं था, लेकिन होगा तो ही कुछ कांस्टेंट ही। x यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन जब ये फिक्स होगा तो होगा कोई कांस्टेंट ही। तो हमको इस फिक्स्ड वैल्यू के बारे में पता नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
आर्बिट्रेरी का मतलब होता है पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसके बारे में पता ना हो कि कौन सा कांस्टेंट हो सकता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, अब समझो थोड़ा सा। तो ये सी क्या क्या हो सकता है जी? ये सी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब बोलोगे क्या बकवास कर रहे हैं सर आप, तो सुनो थोड़ा सा ध्यान से, इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए हमको। मान लो मैंने अभी आपको कहा कि हम सी को क्या लिखें। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एक्स, ठीक, मेरे पास एक फंक्शन है एक्स। तो अगर हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक। जब मैंने x को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? 1 मिला। तो अगर हम इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। सुना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। जब हम इस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। और जब हम x को डिफरेंशिएट किए तो 1 मिला, 1 को इंटीग्रेट किए तो x मिला, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनना, अगर मैं बोल दूं कि x प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करो, x प्लस 1 को, x प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करो, तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बन जाएगा फिर से 1। अब देखो ध्यान से, अब जब इस 1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलना चाहिए आपको, ये मिलना चाहिए x प्लस 1। लेकिन जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ आपको x मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सही में आया? तो इंटीग्रेशन को ये नहीं पता है कि डिफरेंशिएशन आप जो किए हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0 होता है। ये बात इसको पता नहीं है इंटीग्रेशन को, कि आप 0 किए हैं तो किसको 0 किए हैं, कौन सा कांस्टेंट था, 1 था, 2 था, 3 था, -3 था, -4 था, क्या था, ये चीज हमको नहीं पता है। जब हमको नहीं पता है तो हमको उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस सी ऐड कर देंगे। अब इस चीज समझ लो कि आप ये क्या है, हम नहीं जानते। तो जो यहाँ पे ऐड हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है तो सी का मान 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो एक चीज, अगर ये 1 है तो ये फिर से बन जाएगा x, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इस 1 को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? x ऐड करते हैं, सॉरी सी ऐड करते हैं। सही में? अब मान लो अगर इस 1 के पास, मैंने कहा इस 1 के पास मान लो -2 है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर। क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ये -2 को क्या करेगा? 0 कर देगा। जब ये 0 करेगा तो इंटीग्रेशन को पता नहीं चलेगा कि 0 हो गया 2। अब 0 कौन सा नंबर हुआ हमको पता ही नहीं है, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? सी ऐड करते हैं, ताकि अगर यहाँ पे कुछ हो भी तो ये इसको फुलफिल करेगा। सही में आया? तो सी यहाँ पे क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जिसमें यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 0 ऐड है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये था मीनिंग सी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फार्मूले की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सीखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर फार्मूला अगर मैं बात करूं तो इधर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इधर क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, ठीक है, तो क्या होगा जी? यहां से आप जानते हो कि सर n गिरेगा और x के पावर में n-1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सुना ध्यान से, कि अगर मैं n इंटू एक्स के पावर n-1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर n और प्लस सी ऐड करना ना भूलना। अब प्रत्येक बार जब भी इंटीग्रेशन करो प्लस सी ऐड करो,
क्यों करेंगे ऐड, आपको पता चल गया होगा। तो ये काम ध्यान देना। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो हमको क्या मिलेगा जी, x के पावर n, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मिलना चाहिए, देखो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलने वाला है जिससे आपको प्रॉब्लम के साथ लड़ने में हेल्प करेगा, सुनना ध्यान से। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरा n क्या है, n कोई कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट है और इनटू में है किसी फंक्शन के साथ, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो ये पोर्शन जो है ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं n इंटू एक्स के पावर n-1 dx किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब जो ये n है इधर क्या है, इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, प्लस सी करना नहीं भूलना। तो यहां से क्या मिलेगा, x के पावर n-1 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n डिवाइड बाय n प्लस सी। अगर यहाँ भी आप चाहते हो कि c को हम n को डिवाइड कर दें तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप c ही लिखो, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये c ही होगा, ठीक है। क्योंकि c बटे n भी क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को हम अलग नाम दे दिए, बड़ा सी ले लो, बड़ा सी, ठीक है, कैपिटल सी। अच्छा, अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से, हम चाहते हैं क्या, सुनना ध्यान से, हम चाहते हैं कि n-1 को n बनाना, n। तो मैं क्या करूंगा, इस यहां पे n-1 को अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं n लिखूं तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो n+1, इसको मैंने इधर भेज दिया। मैं यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सुनना ध्यान से, मैं इस n को रिप्लेस कर रहा हूं n से, n-1 को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, n से। तो इस n का मान क्या निकला, n+1, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, मैंने क्या किया, इस n को रिप्लेस कर दिया किससे, सॉरी n-1 को रिप्लेस कर दिया n से। अच्छा, जब ये n इधर जाएगा तो यहाँ पे सॉरी ये क्या बन जाएगा, x के पावर, देखो n है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, n है, तो n बराबर क्या बन जाएगा, n+1, n+1 डिवाइड बाय n+1 और प्लस सी करने नहीं भूलना। तो यहां से एक नया फार्मूला निकला जो अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, अगर कोई आपसे पूछे बताओ x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे x के पावर में एक ऐड कर दो, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही पावर को नीचे डिवाइड कर दो और प्लस सी लिख डालो, बस। तो ये है फर्स्ट फार्मूला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक क्वेश्चन में आपको लगाना होगा, समझ में आया। अच्छा, एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। तो ध्यान देना, अगर हमसे कोई पूछे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n के पास क्या है, 2 है, आप लिखो x के पावर 2+1 और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर दो और प्लस सी लिख डालो, फार्मूला मेरा जो है। तो क्या बन जाएगा, x के पावर 3/3 प्लस सी, खत्म, सही में आया। अच्छा, आगे बढ़े। अगला फार्मूला, अगर कोई आपसे पूछे बताओ x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, x के पावर में एक ऐड करो, 3+1 डिवाइड बाय 3+1 प्लस सी। तो यहां से क्या मिलेगा, x के पावर 4/4 प्लस सी, आंसर। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, और देखते हैं हम लोग, अगर कोई आपसे ये बोल दे कि x² x+1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, हम क्या बोले थे कि जब कोई फंक्शन एक या एक से अधिक फंक्शन अगर प्लस माइनस के साथ में सेपरेट हो तो इंटीग्रेशन भी हम लोग सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, और ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लेना। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, x² को अलग कर दूंगा इंटीग्रेशन, प्लस x का इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा, +1 का इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा,
ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, जैसे डिफरेंशियल में जीरो होता है ना, तो यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा। सुनना ध्यान से कैसे सो, ये हो जाएगा x³/3, ये हो जाएगा x⁻²/2, और ये यहाँ सुना ध्यान से, ये जो मेरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर। ये कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर। तो जब हम इस कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और हम जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, x प्लस में c लिख डालो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x³/3 x² / 2, और यहाँ से मिलेगा हमको x + c। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए फार्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पे समझना ध्यान से। अगर कोई हमसे पूछे बता log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान देना log x नहीं होता है, log mod x होता है, क्योंकि x के बारे में हमको पता नहीं ना, x क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नहीं पता ना, तो हम लगाते हैं यहाँ पे मोड। क्यों, क्योंकि जो log होता है ना, log ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, जब x पॉजिटिव हो। क्योंकि यहाँ पे जो x लिखा हुआ हमको पता नहीं ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जब भी अगर log दिखे तो log जो होगा उस फंक्शन में मोड लगा देना, क्योंकि हमेशा log पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि log का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए log mod x होता है। तो ध्यान देना, अगर कोई हमसे पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1/mod x। ठीक है, 1/mod x। अच्छा, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बता 1/mod x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/mod x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान देना, आपको ये पता होगा क्या कि मोड जो है ये दो तरीके से खुलता है। एक x होगा, जैसा है वैसा ही होगा, कब, जब x पॉजिटिव होगा। ये जीरो हो जाएगा कब, जब जीरो होगा। ये नेगेटिव होगा कब, जब x <0 होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम यहां से मोड हटा देते हैं, चलो मैंने मोड हटा दिया, लेकिन यहाँ पे मोड रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पे अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया -x, ठीक, मान लो मैंने लिख दिया -x, तो यहाँ पे जो माइनस है, तो क्या मैं इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ -1 × x। अब ये क्या बन गया, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या दिखाई देगा हमको, -1 इंटीग्रेशन 1/x। अब ये फिर से बन गया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर पा लेंगे आसानी से। ठीक है, अच्छा तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जब log का डिफरेंशिएशन करना होगा तो वहां पे x को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब यहाँ पे x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, ये बात समझने वाली है। तो अगर हमसे कोई पूछे बता 1/mod x का, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन था वो ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो हंसते हंसते हम बोलेंगे क्या, log mod x + c, खत्म। log mod x + c किसका है जी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, log mod x + c। कोई दिक्कत? फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर क्या है जी, 2 है। 1 में हमने क्या सीखा कि अगर x के पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा x के पावर n + 1 / n + 1 + c। ठीक है, दूसरा क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन
log mod x प्लस सी, यहाँ पे मोड लगेगा 100%, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि log हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए नहीं। चलिए अगला फार्मूला, फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 क्या है कि बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x। हम जानते हैं जिसको डिफरेंशिएशन चेंज नहीं कर पाएगा उसको इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है क्या, e टू दी पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू दी पावर x और प्लस में c। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इसके साथ में क्या ऐड है। जैसे मैं आपसे बोलूं e टू दी पावर x प्लस 1, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये क्या होगा जी, e टू दी पावर x, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x प्लस 2, इसका भी हो जाएगा e टू दी पावर x। तो इसी प्रकार से कुछ भी ऐड कर दो, हमेशा जो डिफरेंशिएशन आएगा क्या आएगा, e टू दी पावर x ही आने वाला है। लेकिन इंटीग्रेशन को इस बात का पता नहीं है कि आपके साथ क्या चीज ऐड है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इस चीज को भरपाई करने के लिए हम प्लस ही ऐड करते हैं। सही में आया? अच्छा, तो ये है फार्मूला नंबर 3। क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x प्लस c। कोई दिक्कत? हम लोगों ने 3 फार्मूला सीखा। चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला क्या है? अगर कोई आपसे ये पूछे a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं मान लेता हूं क्या y बराबर a टू दी पावर x। कोई दिक्कत? मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y और ये बन जाएगा log a टू दी पावर x बेस ई। बोलो कोई दिक्कत? हम जानते हैं कि पावर में अगर कुछ है log में तो आगे की ओर गिरेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log y x इंटू log ये बेस ई। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम करते हैं यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 1/y dy डिवाइड बाय dx। और जब यहाँ पे करेंगे तो ये मेरा क्या बन गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ log a बेस e। अच्छा, यहाँ पे देखो 1/y क्या है, भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, dy डिवाइड बाय dx बराबर y इंटू log ये बटे सॉरी log पावर ये बेस e, ठीक है, ये मिला। अच्छा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे y मिला और y बराबर यहाँ पे क्या है, a टू दी पावर y। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन हमको मिला क्या, a टू दी पावर x इंटू log ये बेस ई। इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू log ये बेस ई। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब यहां से मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो ऑफ कोर्स मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो हम यहां से क्या देखना चाहते हैं, सुनना ध्यान से कुछ, कि अब यहां से मैं सीखना चाहता हूं कि a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो बन रही है मेरे साथ। तो हम क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इस पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, और ये किसके बराबर आएगा,
ये आएगा a टू दी पावर x के बराबर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। देखो आ गया। अच्छा ये अब क्या है, ये है कांस्टेंट, ये क्या है, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हुआ, इंटीग्रेशन से बाहर। जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो क्या दिखाई देगा हमको, ये e और a टू दी पावर x dx, ठीक है, बराबर क्या दिखाई देगा हमको, a टू दी पावर x। इधर इधर देखो क्या है, इनटू में है, वो बराबर के ऊपर जाएगा तो डिवीजन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a टू दी पावर x इंटू dx बराबर a के पावर x बटे लॉग ये बेस c और प्लस c। तो ये होता है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। ये होता है क्या, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। एक बार फिर से देख लो क्या है, a टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन है ये होता है a के पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ये बेस c और प्लस में c, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जितने भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसको आप इंटीग्रेशन में चेंज करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद हो जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत सारे फार्मूलों के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।